तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं प्रेम सिंह जी से, जो कि आज के ज़माने में ऑर्गेनिक खेती करते हैं और इनकी खेती करने का तरीका बहुत ही अद्भुत है। जो ये खेती करते हैं, तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि ये ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं, इन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे क्या किया, सब इन्हीं से जानेंगे। तो सर, आप बताइए हमारी ऑडियंस को। जी नमस्कार। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं बड़ौखर खुर्द गांव का रहने वाला हूं। मैं 1987 से खेती कर रहा हूं और पहले तो शुरुआत मैंने उसी तरह कन्वेंशनल फार्मिंग से की जैसे सब लोग करते हैं, माने केमिकल फार्मिंग जिसको कह सकते हैं। और 1989 आते आते मुझे यह आभास होने लगा कि हम जो कुछ भी खेती करते हैं उसका रिजल्ट हमारे पास कुछ भी नहीं आता और हम लगातार दरिद्र होते चले जा रहे हैं। हमारी नेट बचत कुछ नहीं है। जो कुछ भी हम कमाते हैं उसमें अधिकांश हिस्सा डीएपी यूरिया वालों को, माने खाद वालों को, बीज वालों को, बैंक की ब्याज को, बिजली के खर्चे और दवाइयों के खर्चे, इन सब खर्चों में हमारा सब निकल जाता है। 89 में से हमने तमाम तमाम विकल्पों के ऊपर काम शुरू किया। उसमें बाग लगाया, फ्लोरिकल्चर शुरू किया था, फिर धीरे धीरे प्रोसेसिंग यूनिट भी शुरू की। पशुओं का एक बैलेंस बनाया कि जब तक किसानों की आमदनी एक ही स्रोत से रहेगी और एक ही बार बेच कर आएगी तब तक वो कभी लाभ में नहीं जा सकते हैं। तो वैसे भी कई विविधताओं की खेती की, कई कई आयाम बढ़ाए उसमें, खेती में जोड़े। तो इस प्रकार हम 90 आते आते, 92 आते आते हमारे आय के तमाम स्रोत हो गए और लागतें धीरे धीरे घट गईं। तो इस प्रकार से 95 में प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया और प्रोसेसिंग में मैंने पहले अचार, मुरब्बा, दाल, दलिया वगैरह सब बनाते रहे और च्यवनप्राश वगैरह कुछ 40-42 प्रकार के आइटम जो भी हमारे यहाँ होते थे उन सबको बनाया। और अब अम, अ, तो हमारा पशुओं का भी तमाम बढ़ाया। तो मैंने मुर्गी भी पाली तो उसमें भी कुछ पैसा आता है, बकरियों से भी पैसा आता है, बाघ से तो इकट्ठा पैसा मिल ही जाता है। तो कई स्रोत हमारे आय के बन गए। तब जाके हम 95 1995 आते आते हम इस स्थिति में आए कि खेती हमारे लिए एक हमारा पूरा पड़ने लगा, ऐसा ऐसा मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक विकल्प के रूप में खेती को एक नई दिशा दी, तब जाके सफल हुए। तो बाबा जी, आपने अपनी शिक्षा कहाँ से ली है? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है दर्शन से। जी। फिर एमबीए किया है रूरल मैनेजमेंट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय। आपने एमबीए किया और उस टाइम पर शायद एमबीए का एक अलग ही क्रेज था। हम्म। तो एमबीए करने के बाद आप जॉब पर भी जा सकते थे, जॉब भी कर सकते थे, तो आपने खेती ही क्यों चुनी? मैं खेती एमबीए करने के पहले शुरू कर चुका था और ये बाग उसके पहले लगाना शुरू कर चुका था मैं जब एमबीए करने गया था। जी। तो मुझे खेती करने में ये लग रहा था कि कोई कमी है हम्म। और मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद मेरा ज्ञान अधूरा है। तो मैंने रूरल मैनेजमेंट से एमबीए किया इस प्रत्याशा से, इस आशा से कि मेरे अगर ज्ञान में कोई अधूरापन होगा तो पूरा होगा, लेकिन वो हुआ वो कुछ नहीं होता है उसमें। हम्म। रही बात नौकरी, तो ये पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आने के बाद ही ये जद्दोजहद मेरे जीवन का गुजर चुका था कि, और मैं इन तर्कों के साथ खड़ा हो गया था कि अगर नौकरी करूँगा तो हमारे पास पुश्तैनी भी जो खेत पात हैं हम्म। तो इनको छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। फिर दूसरी जगह जाएंगे तो हमारे बच्चे कहीं और दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ नौकरी हम्म। करेंगे। और फिर उनके बच्चे और कहीं जाएंगे तो हमारे माता पिता का ये किया हुआ बेकार हो गया हमारे लिए, और हमारा किया हुआ हमारे बच्चों के लिए बेकार हो जाएगा, तो हम व्यर्थ जीतते रहे फिर। तो इस तरह के तमाम तर्क थे। और दूसरा, इस तरह का सामाजिक दबाव हमारे ज़माने में नहीं था कि शादी ही नहीं होगी यदि जॉब नहीं है। जॉब नहीं होगी। तो
ऐसा भी कोई दबाव नहीं था। उस समय इतना क्रेज नहीं था जितना क्रेज अब नौकरी के लिए, जितने दबाव सामाजिक और बढ़े हैं, उस समय नहीं था ये। तो बहुत इजीली हो गया कि मेरा पीसीएस के प्री में हुआ था। तो कैलकुलेशन किया उस समय, तो उस समय सब कुल मिला के पे स्केल हुआ करता था। उस समय ये राज्य आयोग नहीं बना था, तो पे स्कोल स्केल उसका 5100 वाला स्केल लगता था। तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह वनख्वाह नहीं होती थी। तो उतना तो हम यहाँ से खेती से किसी भी तरह से पैदा कर लेते, ऐसा कॉन्फिडेंस था हमारे अंदर। और हम पहले भी खेती करते रहे, तो हमें लिए वो बहुत बड़ा निर्णय नहीं था जैसा कि लोग आजकल मानते हैं। तो बाबा जी, आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो वो खेती कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है खेती करने का? तो आवर्तनशील खेती, मुख्यतः आवर्तनशील शब्द का अर्थ होता है साइक्लिसिटी, बार बार होना या शाश्वतता। और दूसरा इसका मुख्य अंग है प्रोपोर्शनेट। तो आवर्तनशील खेती में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्यों का एक निश्चित प्रोपोर्शन मेंटेन करना। इस प्रोपोर्शन को मेंटेन करने से उसकी आवर्तनशीलता, खाद की आवर्तन, खेत में क्या क्या लगता है, खाद लगता है, बीज लगता है, पानी लगता है, ऊर्जा लगती है। और इन सब को अगर खेत में ही से ही निकालना है, तो इसके प्रोपोर्शन को मेंटेन करने से, जैसे जितना हमारे खेत है उस अनुपात में पशु रखे जाएंगे तो उनके गोबर होगा, गोबर से और बाग लगेगा एक निश्चित प्रोपोर्शन में, तो ये पत्तियां होंगी, टहनियां होंगी, इन सबको मिक्स करके बहुत अच्छी खाद मिलती है जिसको कंपोस्ट कहते हैं। उसको खेत में डालेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, हमें बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ेगा। तो एक साइकिल पूरा हो गया। जैसे ही खेत में उत्पादन माने पौष्टिकता आएगी तो हमारा आहार शुद्ध होगा, तो हमारे शुद्ध आहार की भी पौष्टिकता हो गई। तीसरा और क्या होगा कि कुछ चीजें दूध घी से जो पशुओं से आती हैं जिसको मनुष्य खाता है, कुछ पेड़ पौधों से आती हैं, कुछ अनाज दाल आता है खेत से आता है। तो तीनों खाने में संतुलन हो गया। खाने में संतुलन का मतलब पेड़, फल फूल, दूध घी और अनाज दाल। तो सब जगह संतुलन 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 का एक क्रम जारी हो जाएगा। तो ये आवर्तनशीलता का यहाँ पर अर्थ है। दूसरा इसके एक प्रोपोर्शन, तो उस कितने प्रोपोर्शन में बाग हो, किस किस तरह का बाग हो, तो ये सब उसमें मेंटेन किया जाता है ताकि पूरे साल भर किसान को आमदनी होती रहे। तो एक ही प्रकार का बाग लगाने से तो होगी नहीं, तो उसमें ऐसे पेड़ पौधों का चयन किया जाता है जो जिस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बाग लगा रहा है, तो उसमें हर महीने कुछ ना कुछ फल निकले। फल निकलेगा तो पैसा आएगा। पशुओं को पालने में क्या सावधानी रखते हैं, हर प्रकार के पशु की जरूरत है। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में कई माइक्रोब्स अधिक होता है, भैंस के गोबर में कार्बन अधिक होता है, बकरी के गोबर में मिनरल बहुत होता है, बतख और ये जो पक्षी होते हैं, जो मुर्गी वगैरह में, इनमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो ये सब मिक्स होगा तो पौष्टिक आहार बनेगा। तो इन सब चीजों की विस्तृत जानकारी, इसका विस्तृत स्वरूप है खेती का, वो आवर्तनशील खेती है। इसका एक और प्रोपोर्शन है आवर्तनशील खेती का कि जो भी हमारे पास पैदा हो उसको हम प्रोसेस करें, बिना प्रोसेस करे बाजार नहीं जाए। और पांचवा स्टेप है आवर्तनशील खेती का कि जो भी हमारे पास आमदनी होती है, उस आमदनी का एक निश्चित हिस्सा अपने आस पड़ोस गांव में अपने से कमजोर लोगों की मदद में लगाएं। क्योंकि किसानी परिवार और संयुक्त परिवार और समाज का विषय है। ये उस तरह से जैसे लोग नौकरी कर लेते हैं या व्यापार कर लेते हैं, नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आवर्तनशील खेती के 6 स्टेप हैं। खेत के अनुपात में पानी का इंतजाम, माने तालाब बनाना। क्यों तालाब बनाना? क्योंकि मनुष्य का ऊपर वाला पानी है जो उसको बादल से मिलता है, जमीन के नीचे का पानी मनुष्य जाति का नहीं है। ये इसमें हम अपना ही भविष्य दांव में लगाकर इसको निकालते हैं। तो तालाब बनाना, कैसे तालाब बनाना, ये सब उसका डिटेल है आवर्तनशील खेती में। तो आवर्तनशील खेती माने 4 आयामों को छूती है, खाद्यान्न सुरक्षा को, ह्यूमन हेल्थ को, पर्यावरण के संतुलन को, और जो किसान खेती करता है उस किसान की समृद्धि, ये एक साथ हो जाता है।
तो बाबा जी, आवर्तनशील खेती करने का आपका विचार कैसे आया इसमें? पहले हमारा कोई यह विचार नहीं था। हम तो सभी सामान्य किसानों की तरह ही खेती कर रहे थे। जी। लेकिन कैसे हमें बचे उसमें खोजते-खोजते ऐसे पहुँचे माने ये सब बाग-वाग लगा और एक और संयोग घटित हुआ हमारे साथ में। हुँ। अमरकंटक में श्री ए. नागराज जी से मुलाकात हो गई। उन्होंने एक नया दर्शन दिया है जिसका नाम है सह-अस्तित्ववाद। जी। सह-अस्तित्ववाद इस धरती को देखने का एक नज़रिया, नया नज़रिया देता है। पेड़-पौधों को, पशु-पक्षियों को, मनुष्यों को, अपनी धरती को कैसे देखें, उस नज़रिया से देखने से ये पूरा सज जाता है। हुँ। तो विचार के रूप में 1992 में से लेकर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नज़रिए में परिवर्तन हुआ और 2010 में आके हमने इसका नाम दिया आवर्तनशील खेती। इसके पहले आवर्तनशील खेती कोई विचार था या किसी तरह का विचार था, वो नहीं है ये। हुँ। ये धीरे-धीरे तो उसमें जहाँ जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, ऊर्जा संतुलन, उर्वरता संतुलन, ये 5 संतुलन जहाँ एक साथ मिल जाते हैं, वो जो विचार आया, वो विचार माने सह-अस्तित्ववाद से आया, फिर इसके बाद हमने उसका नाम दिया आवर्तनशील खेती। आवर्तनशील खेती। जी। तो बाबा जी, आपने अभी संतुलन की बात की, हुँ, तो हुँ। पर्यावरण संतुलन के बारे में आप कुछ विस्तार से बताएँगे? हाँ, देखो इस समय जो धरती की मानव जाति इस संकट के सामने से गुजर रही है, जी। इस संकट के दौर से गुजर रही है या जो पूर्व में किए गए कार्यों के परिणाम के रूप में उसको भोग रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। हुँ, हुँ। तो जैसे अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में हवा लेने लायक नहीं रह गई या जी, बिल्कुल। विश्व के 10 ऐसे शहर भारत में हैं अकेले, जहाँ पर हवा लेने लायक नहीं रह जाती है, मानकों से बहुत ज़्यादा खतरे बिल्कुल, में हो जाती है। बिल्कुल। पानी का हाल सुना ही होगा, हुँ, हमारे अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं रह गया, हुँ, पानी की क्वालिटी भी डाउन हो रही है और नदियाँ भी हमारी प्रभावित हो रही हैं। हुँ, तो और जो ऋतु चक्र है वो भी प्रभावित हो रहा है, समय से बरसात नहीं होना, असमय और बहुत ज़्यादा बरसात हो जाना या बहुत कम बरसात होना, इस तरह की भी प्रवृत्तियाँ देखी जा रही हैं। इन सब के पीछे कारक क्या है? और खाना तो खराब ही हो रहा है। बिल्कुल। तो इन सब के पीछे कारक क्या है? तो कारक ये हुआ कि हम अनानुपातिक तरीके से धरती के अंदर का पानी निकाल रहे हैं, जितने मात्रा में बनने का है उससे ज़्यादा मात्रा में निकाल रहे हैं। इसी तरह अनानुपातिक हम दोहन कर रहे हैं खनिजों का, जिस क्रम से और जिस गति से वो बनती हैं उससे अधिक गति और उस क्रम को तोड़कर हम उसको निकाल रहे हैं। हुँ, और जो हमारा खेती करने का तरीका है उसमें एक्सेस वाटर माने जो पूरे जो धरती में पानी ज़मीन के अंदर का लिया जाता है उसमें 80% से अधिक खेती में ही लगता है। हुँ, तो हमारा खेती करने का तरीका, इसी तरह जो हवा बिगड़ी है तो उसका एक ही तरीका है फोटोसिंथेसिस जो पेड़ों से होगी। इसका क्या उपाय है? जी, तो बहुत दिन तक सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि इस देश में या पूरी दुनिया में हम खेती के तरीके के बदलाव कर दें और किसानों को उनके उचित सम्मान दे दें, तो जी, हम इन सारे संकटों का एक परमानेंट निदान पा सकते हैं। जी, तो यदि हम 1/3 हिस्से में बाग लगा दें, हुँ, जितना पानी लगता है उस प्रोपोर्शन में तालाब बना दें, हुँ, जितनी उर्वरता है उसके अनुपात में पशु पाल लें हुँ, और जो हमारे यहाँ पैदा होता है तो लोगों को रोज़गार दें, अपने यहाँ जोड़ के, अपने साथ जोड़ के प्रोसेसिंग वगैरह में रोज़गार दे दें, तो हम इन सारी समस्याओं से निजात हुँ, पा सकते हैं। जी, तो अगर पेड़ लग जाएँगे तो कल्पना कर सकते हैं कि अगर सारे किसानों ने लगा दिया तो 1/3 में बाग लग जाएँगे तो अपने आप हवा सही हो जाएगी। बिल्कुल। सारे किसानों ने तालाब बना दिया तो उस अनुपात में जिस अनुपात में पानी निकालते हैं हुँ, तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी बच जाएगा बिल्कुल, और इससे वाटर क्वालिटी भी बढ़ती है, कम बढ़ती है। पानी लगता है, ज़्यादा धारिता होती है तालाब वाले पानी में, ये भी है। और अगर ऐसा करेंगे कि कंपोस्ट खाद डाल के तो हमारा आहार भी पौष्टिक होगा। बिल्कुल। तो इस तरह से विन 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 कंडीशन हो सकती है। हुँ, इस सोचकर उसी वजह से हम इस आवर्तनशील खेती का प्रचार प्रसार करने लगे कि इसमें राष्ट्र की भी समृद्धि है, बिल्कुल। समाज की भी समृद्धि है, हुँ, पलायन से भी बचेंगे। पलायन भी रुकेगा जो प्रतिदिन 4 से 5 हज़ार आदमी दिल्ली भग रहा है। बिल्कुल।
सूरत भज रहा है, क्या हाल होगा वहाँ, तो उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। तो हमें ये लगा कि हमारा एक जीवन में सार्थकता भी है और किसानों के साथ में हम काम करेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरी चीज उसमें समझ में आई कि किसानों के सम्मान वाला मामला गड़बड़ है। इसके लिए सबको समझना चाहिए कि यदि किसान घट गए जिस मात्रा में अभी हैं तो क्या क्या होगा। तो पूरे विश्व में सब जगह जिसको हम विकसित मानते हैं, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, तो ये विकसित लोगों के यहाँ हर 10-5 साल में मंदी आती है, जबकि भारत को पिछड़ा मानते हैं, आज तक मंदी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, इसको विचार करें और सम्मान करें। ये श्रेय किसानों को हो, यहाँ पर मंदी नहीं आई है तो उसके 3 मूल्यांकन करें। एक तो वो जो पैदा करता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। बाकी चीज़ों में जैसे ओपन किए हैं कि कोई भी मारुति गाड़ी बनाता है तो वो तय करता है कि मैं कितने में बेचूंगा, उसको अनुमति दीजिए। सारे उत्पाद इसी तरह होते हैं, लेकिन किसान पैदा करता है फिर सरकार तय करती है कि इतने रुपए में बेचिए, तो कब तक वो सर्वाइव करेगा। जो इनपुट कास्ट है उसमें सरकार कहती है हम नियंत्रण नहीं करेंगे, हमारे ऊपर नियंत्रण करेगी, तो किसान कैसे बनेगा। दूसरा, उसका सामाजिक अपमान से भी मुक्त करना पड़ेगा। जो खेती करने लगता है लड़का, अब हमारे जमाने में नहीं थे ये, उसकी शादी नहीं होती है, उसके यहाँ कोई सामाजिक संबंध करने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन खेती करेगा। सबसे बड़ा अपमान माना जाता है ये। अगर जो पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था है जिन इलाकों में, वहां पर अगर अपने मन से कोई लड़की के लिए प्रपोजल नहीं रखता है तो वो पूरे गांव भर में और पूरे सब जगह उसका सम्मान नहीं है, तो कोई खेती नहीं करेगा। इससे हमारे देश का भविष्य, खेती का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा। अगर ये लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, कारपोरेट के हाथ में चली जाएगी, बड़े लोगों के हाथ में चली जाएगी, मशीन से खेती हो जाएगी, तो आप देख लीजिए अमेरिका के पास कितनी खेती है और अपने कितना खाद्यान्न अभी भी बाहर के देशों से उसको लेना पड़ता है। यूरोप के देशों को देख लीजिए आप, 30% से 65% तक खाना अभी खरीदना पड़ता है उनको। चीन को देख लीजिए, 21% खाना उनको खरीदना पड़ता है। भारत ही अकेले एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो पूरी 144 करोड़ की आबादी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, उसको खाना भी खिलाते हैं और हमारे पास बेचने के लिए भी रखा रहता है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि सामाजिक रूप से कैसे बराबरी हो सकती है उसकी, और सामाजिक बराबरी के लिए राजकीय हस्तक्षेप की जरूरत होती है। क्यों होती है, अभी देखिए संसद में, विधानसभाओं में कोई व्यापारी अपने लिए कानून बनाता है तो व्यापारी के लिए कानून बनता है तो व्यापारी वहां होते हैं, किसानों के लिए कानून बनने पर किसान नहीं होते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा लैकुना है कि अभी भी संविधान में, संसद में किसान परिभाषित नहीं है। 1793 में एक कानून बनना था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, अंग्रेजों के जमाने में। उस समय जितने भूस्वामी हो गए थे उन्हीं को किसान मान लिया जाता था। 1947 में उन्हीं को किसान मान लिया गया, जबकि हम जानते हैं कि बहुत सारे भूस्वामी ऐसे हैं जो किसान नहीं है और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो भूस्वामी नहीं है। तो किसान की एक उपयुक्त परिभाषा देना, दूसरा किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित करना, तीसरा संसद और विधान परिषदों में उसके प्रोपोर्शन में उनको जगह देना ताकि वो अपने निर्णय ले सकें। ये किया जाएगा तब जाके किसान नौकरी वालों के और व्यापार वालों के बराबरी में आ पाएगा, तब जाके उसका सम्मान होगा। और ये गौरवपूर्ण कार्य है किसानी करना, जिससे आत्मतृप्ति भी होती है, पर्यावरण का संतुलन भी होता है और माने किसान है, जैसे मैंने पेड़ लगा दिया तो इस पेड़ की ऑक्सीजन थोड़ी मैं किसी को बेच रहा हूं, वो तो फ्री में ही दे रहा हूं। अगर मैंने तालाब बना दिया तो ग्राउंड वाटर तो मैं अपने लिए भर थोड़ी रिचार्ज कर रहा हूं, मेरे आसपास के सारे कुओं में पानी आ जाता है। तो वो तो परहित के लिए ही है किसान। यदि मैं प्राकृतिक खेती करता हूं तो पूरा अनाज उगाता हूं तो मैं पूरा अनाज थोड़ी खा लेता हूं, पूरा सब लोग का अनाज खाते हैं और उस अनाज से सबका और इसके अलावा जो काउंट नहीं करते हैं, चिड़ैया, चुनमुन, पशु पक्षी, ये सब खाते ही हैं।
तो इस तरह से किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित करने से ही उसकी बराबरी हो पाएगी, है ना। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी मूल्यांकन हो, सामाजिक स्तर पर भी उसका मूल्यांकन हो और उसकी उत्पादित वस्तुओं का सही मूल्यांकन हो। जैसे बाग लगाने वालों को आप कार्बन क्रेडिट दे सकते हैं, तालाब बनाने वालों को कार्बन क्रेडिट दे सकते हैं, कंपोस्ट खाद खेत में डालने वालों को कार्बन क्रेडिट दे सकते हैं, और जबकि इसी को दूसरे लोग करते हैं, उनको पैसा देते ही हैं। तो किसान को देने में आपको क्या तकलीफ है? जी।